राजस्थान माध्यमिक परीक्षा 2024 के सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म वीर तेजा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज के वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि पिछले साल भी और इस बार भी हमने पिछले साल भी विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के अंदर 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए थे। उनमें से ज़्यादातर प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी जानते हो, और भी यूट्यूब चैनल आपको मिलेंगे जहां पर इस प्रकार के थंबनेल को लगाकर वीडियो डाला जाएगा और डाला जा चुका भी होगा, और आप इस वीडियो को देखने से पहले कुछ दूसरे वीडियो को भी देख चुके होंगे। ऊपर आपको ये बताया जाएगा थंबनेल में कि विज्ञान का पेपर वायरल हो चुका है, और उसके बाद में अंदर आपको मॉडल पेपर हल करवाया जाएगा या फिर मॉडल पेपर के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं को बताया जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। जैसा कि आपको पूर्व विदित है, हम आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे और उनके पेपर में पूछे जाने के 100% चांस होंगे। मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी बताने वाला हूं जो कि पिछले साल के हैं। 2023 में भी हमारे द्वारा विद्यार्थियों को प्रश्न बताए गए थे और वहां पर देखा गया था कि पेपर में उस पीडीएफ से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इसको लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर करें, जिससे सभी बच्चों के पास यह महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सके और वो विज्ञान विषय के अंदर अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर आप इस वीडियो को अभी स्किप कर देते हैं तो ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन आप ये देखोगे, पेपर देकर आने के बाद में आप इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा। जैसे ही आप पेपर देकर आओगे, उसके बाद में इस वीडियो के जो प्रश्न हैं जो मैंने आपको दिए हैं उनको एक बार मिला लेना। फिर आप देखोगे कि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं, फिर आपको अफसोस होगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहले मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट बताता हूं जो कि पिछले साल के हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट देखते हैं और उसके बाद में आज के जो प्रश्न है मैं आपको बताने वाला हूं, और वो 20 मार्च को पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। उनके बारे में भी आगे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, मैंने आपकी सुविधा के लिए इन प्रश्नों पे सर्किल बना रखा है, और आप बिल्कुल भी ऐसा न सोचें कि ये स्क्रिप्टेड है। ये वो सारे प्रश्न हैं जो पिछले वर्ष हमारे द्वारा विद्यार्थियों को बताए गए थे और ये प्रश्न पेपर में पूछे गए थे। जैसा कि आप देख रहे हो, सामने आपके सामने ये सारे के सारे प्रश्न मौजूद हैं, और कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऊपर अगर हम इस पीडीएफ को या पेज को अगर ऊपर करते हैं तो आप कुछ और प्रश्नों को भी देख पा रहे होंगे। ये सारे प्रश्न हैं जो कि पिछले साल हमारे द्वारा विद्यार्थियों को बताए गए थे, और इनमें से जो जो प्रश्न आ रखे हैं वहाँ पर मैंने एरो का निशान या फिर सर्किल का निशान है जो बनाया हुआ है। तो तकरीबन 50 क्वेश्चन हम हर बार विद्यार्थियों को देते हैं, और उनमें से ज़्यादातर प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। देखो, जैसा कि आपको पता है कि अगर 50 के 50 प्रश्न अगर पेपर में आ जाए तो ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि 50 जो प्रश्न होते हैं वहाँ पर बोर्ड की कमेटी जो होती है, सदस्य जो होते हैं, वो सब मिलकर बनाते हैं, फिर पेपर बनता है।
सारे सदस्यों के द्वारा मिलकर अलग अलग पेपर बना के फिर एक पेपर को सबके द्वारा एक साथ में सहमति से फिर उसके बाद में आपके लिए तैयार किया जाता है। और ये जो है वो हमारे द्वारा तैयार किया जाता है, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि इसमें से बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न आपको 20 मार्च को देखने को मिलेंगे। आप किसी भी और यूट्यूब चैनल के वीडियो को देख लेना और इस वीडियो को एक बार सेव कर लेना। आप पाओगे कि दूसरों की तुलना में इस वीडियो से बहुत मात्रा में प्रश्न वहाँ पर मिलेंगे आपको। तो अभी हम चालू करते हैं आगे। प्रश्नों की संख्या टोटल 50 प्रश्न है और मैं आपको एक एक करके सारे प्रश्न बताने वाला हूँ कि कौन कौन से प्रश्न हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है और आपको पेपर में 100% वो देखने को मिल सकते हैं। तो आगे चालू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष का चित्र, कारण और निवारण। पहला प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर 100% देखने को मिलेगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष से संबंधित क्वेश्चन आपको 20 मार्च को होने वाले विज्ञान के पेपर में ये क्वेश्चन 100% मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, मानव मस्तिष्क अथवा तंत्रिका कोशिका। मानव मस्तिष्क और तंत्रिका कोशिका दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 20 मार्च को 100% देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को आप ऐसा सोचेंगे कि सभी जैसे वीडियो बना रहे हैं वैसे बना दिया है, तो उसके लिए मैं आपसे इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बार अगर आपको लग रहा है तो इस वीडियो को मत देखिए, बट इस वीडियो को गैलरी में या फिर यूट्यूब में जैसा भी आप सेव करना चाहें इसको सेव करके ज़रूर रखें और आप पेपर देकर आने के बाद में मिलाना और आप कहोगे कि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। अगला तीसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम अथवा प्रकाश के अपवर्तन के नियम। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करके जाएं। 100% इन दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण अथवा लेंस से आरेख बनवाना। दर्पण और लेंस से आरेख बनवाना ये हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। या ऊपर क्या करेगा आपको अथवा में देता है वो, एक बार में दर्पण से क्वेश्चन पूछता है आपसे कि दर्पण से आरेख बनाइए, जैसे वस्तु आपकी जो वस्तु है वो फोकस दूरी पर हो सकती है, आपकी जो वस्तु है वो फोकस दूरी और जो ध्रुव P है उसके मध्य हो सकती है। तो ऐसे करके आपसे वो पूछ सकता है। या फिर आपसे कह सकता है कि वस्तु अनंत पर है, तो आपसे दर्पण और लेंस दोनों से अथवा के रूप में आरेख का क्वेश्चन पूछेगा और 100% पूछेगा। अगला क्वेश्चन है 5वां, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। IUPAC के अनुसार यौगिकों के नामकरण। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 20 मार्च को होने वाले विज्ञान के एग्जाम में देखने को मिलेगा। या तो आपको चौथे पार्ट में से जो कार्बन वाला चैप्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछेगा किसी न किसी की, और या आपसे पूछेगा IUPAC यानी कि इसके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इस पद्धति के अनुसार आपको यौगिकों के नामकरण पूछेगा। उसके बाद में बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। आपसे एक कोई ऐसी धातु का उदाहरण पूछ लेगा वो, जैसे कि आप ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली, या हथेली पर रखने पर पिघलने वाली, या उष्मा की सबसे अच्छी सुचालक और कुचालक। तो आपसे ऐसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर ये मैं क्वेश्चन सीधा दे देता कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, और बाई चांस अगर चाकू से काटी जा सकने वाली या फिर हथेली पर रखने पर पिघलने वाली आ जाती तो आपके समस्या हो जाती। इसलिए आप मान के चलें कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो इनमें से एक क्वेश्चन होगा वो
कमरे के तापमान पर द्रवावस्था में चाकू से काटी जा सकने वाली, हथेली पर पिघलने वाली, ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक और ऊष्मा की कुचालक। तो आप इन 6 प्रश्नों को जो स्टार्टिंग में दिए हुए हैं बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लें। और जहाँ तक मुझे इस बार लग रहा है कि ये स्टार्टिंग के जो 6 क्वेश्चन हैं उन 6 के 6 क्वेश्चनों से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में हम आगे के क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ऐसी अधातु का उदाहरण दीजिए जो चमकीली विद्युत की सुचालक कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में। 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पेपर में पूछे जाने के 100% चांस हैं। 8वां प्रश्न है, मादा जनन तंत्र अथवा नर जनन तंत्र। 100% आप लिख लो, चाहे कॉपी में नोट कर लेना। मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा। मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र का चित्र आपसे पूछ सकता है, इनके अंदर क्रियाविधि पूछ सकता है और चित्र पूछने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, आपसे पिछली बार किसी भी फुल फॉर्म को नहीं पूछा गया था, तो इस बार उम्मीद है कि आपसे कोई ना कोई एक फुल फॉर्म अवश्य पूछेगा। जैसे पीवीसी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एलपीजी, सीएफएल, सीएफसी, एआईडीएस यानी कि एड्स, डीएनए, एमआरआई, यूएनईपी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इन सभी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। सभी का मतलब इनमें से कोई एक या दो फुल फॉर्म आपको 20 मार्च के होने वाले एग्जाम में देखी जा सकती है या आपको मिल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी 50 प्रश्नों का हम आपके लिए सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा दें, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका प्यार इस वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा मिला और इस वीडियो में 1000 व्यूज़ अगर आ जाते हैं और मान के चलते हैं कि 500 लाइक अगर आ जाते हैं, तो हम आपके लिए इस वीडियो के प्रश्नों का सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवा देंगे। हम ऐसे भी आपके लिए उपलब्ध करवा देंगे। वैसे 1000 व्यूज़ की और लाइक की बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं वीडियो को, या फिर वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और अगर आप हमारे लिए अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। तो प्रश्न संख्या 9 फुल फॉर्म, इसको आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से देख लें। फुल फॉर्म का क्वेश्चन पिछली बार पूछा नहीं गया था, तो उम्मीद है पूरी कि इस बार आपसे एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन अवश्य पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनमें से एक आपको एसआई मात्रक 100% पूछा जाएगा। विद्युत धारा, विद्युत शक्ति, विभवांतर, आवेश, कार्य, ऊर्जा, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और लेंस की क्षमता, इन सब के एसआई मात्रक बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। इन सब के एसआई मात्रक में से किसी न किसी एक का या कोई दो का, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से 4-5 का आपको मिलान के रूप में पूछ ले। एक साइड में आपको ये विद्युत धारा, शक्ति, इनका नाम दे देगा और दूसरे साइड इनके एसआई मात्रक लिखकर आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि इनका मिलान चिन्ह कीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अच्छे प्रकार से इनके एसआई मात्रक याद कर लें। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा है डाटा, तो आपको कन्फ्यूज रह सकता है। क्योंकि जैसे विभवांतर का वोल्ट होता है, शक्ति का वाट होता है, तो आपको ऐसा नहीं हो कि आप इसमें शक्ति का डाल दो और इसमें विभवांतर का पेपर में करके आ जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छे प्रकार से और ध्यान से इनको याद करना है और अपने दिमाग में बैठाना है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र बनाइए और जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस के निर्माण का चित्र बनाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इन दोनों चित्रों में से एक चित्र आपको 20 मार्च के
होने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। 11 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां प्रश्न है अगला। विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। पिछली बार हमारे द्वारा विद्यार्थियों को पहले चैप्टर में से 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया गया था। एक तो संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन अभिक्रिया। वैसे 8-9 अभिक्रियाएं हैं, लेकिन मेरे द्वारा विद्यार्थियों को 2 ही बताई गई थी, संयोजन और वियोजन, और भगवान की कृपा से ये दोनों ही पेपर में पूछी गई थी। इस बार विस्थापन और द्विविस्थापन मुझे लग रहा है कि ये पेपर में पूछी जा सकती है, और अगर भगवान की कृपा रही तो इस बार भी आपको एग्ज़ाम में विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया मिल सकती है। तो आप इनकी परिभाषा और इनके उदाहरणों को अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन है विकृत गंधिता। तो जो विकृत गंधिता है क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और पहले चैप्टर के अंदर इसके अंदर आपको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, उपयोग और समीकरण। कुल मिलाकर ये बात है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये कैसे बनते हैं और इनकी समीकरण क्या है, इनके फॉर्मूले क्या हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण के, इनका रासायनिक नाम क्या है और इनके उपयोग क्या है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं दूसरे चैप्टर के अंदर, लेकिन आपको कम से कम इन 2 के बारे में पता होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। ये आपको मिलान चिन्ह के रूप में पेपर में देखने को मिल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बोले कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के कोई एग्जाम्पल बताइए, या फिर प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के कोई एग्जाम्पल बताइए, या फिर किन्हीं 2 प्राकृतिक सूचक या संश्लेषित सूचकों के नाम बताइए। ऐसा आता है तो भी ठीक है, और ऐसा नहीं आकर आपसे मिलान को बोले, मिलान चिन्ह करने को बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्रत्येक के 2-2, 3-3 एग्जाम्पल याद कर लेने हैं कि प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल क्या है, दुर्बल अम्ल के क्या है। जैसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, प्रबल अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। इसको भी आप एक बार अच्छे से याद कर लें कि प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। और यदि आपको फॉर्मूलों के वीडियो को देखना है, क्योंकि हमारे द्वारा एक वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है जिसमें एक साथ में 50 प्लस फॉर्मूले, एक साथ में 50 प्लस फॉर्मूले उपलब्ध करवाए गए हैं। और लास्ट टाइम में आप जिनको क्विक रिवीजन के माध्यम से, जिनको एक बार देखकर आप जा सकते हो और आपके लिए शायद वो वीडियो फ़ायदेमंद रहेगा, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आगे प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पीएच स्केल किसे कहते हैं? विभिन्न यौगिकों के पीएच मान का मिलान कीजिए। आपसे किसी भी यौगिक का पीएच मान अलग भी पूछ सकता है। जैसे वो आपसे बोल दे कि जठर रस का पीएच मान बताओ, नींबू के रस का पीएच मान बताओ, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका पीएच मान बताओ, रक्त का पीएच मान बताओ। तो आपको पीएच स्केल की परिभाषा भी याद होनी चाहिए और उनके यौगिकों के पीएच मान भी याद होने चाहिए मिलान चिन्ह के रूप में, या फिर किसी एक को डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पीएच स्केल किसे कहते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो आपको इसकी परिभाषा याद कर लेनी है। अम्लीय वर्षा 5.6 से, मुंह का पीएच मान दंत 6 वहाँ पर कितना होता है 5.5 से कम होता है। रक्त का क्या होता है 7.4 होता है। शुद्ध जल का क्या होता है 7 होता है। जठर रस का 1.2 होता है लगभग पीएच मान। नींबू के रस का या नींबू का 2.2 होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल्ट वाइज का पीएच मान 10 होता है।
सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का 14 होता है। तो आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, प्राकृतिक स्रोत एवं उनमें पाए जाने वाले अम्लों के नाम मिलान कीजिए। या तो आपसे वो डायरेक्ट पूछ लेगा कि सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम बताओ, चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताओ, या दही में उपस्थित अम्ल का नाम बताओ, या फिर आपसे वो मिलान चिन्ह के रूप में पूछ सकता है। तो आप एक बार इनके अच्छे से याद कर लीजिए। क्वेश्चन 18वां है कि अध्याय दूसरे में से किसी रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी रूप में लिखकर बनने वाले यौगिक और गैस का नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आप एक बार थोड़ा 18वें क्वेश्चन पे गौर करें और इसको अच्छे से तैयार करें। 19वां क्वेश्चन है, मानव हृदय उत्सर्जन तंत्र के साथ में ही वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन आता है। ये क्वेश्चन 100% छठे चैप्टर में से, पिछली बार की बुक के अनुसार ये छठा चैप्टर है और इस बार की जो न्यू बुक आई NCERT की, क्योंकि 5वां चैप्टर जो आवर्त सारणी वाला था इस बार हटा दिया गया था, तो जैव प्रक्रम चैप्टर में से मानव हृदय उत्सर्जन तंत्र के साथ में वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन है। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। दोनों में से, इनमें से एक आपको पक्का मिलेगा, श्योर हो जाइए और अच्छे से तैयार कर लें। इनकी क्रियाविधि को देख लें, इनके चित्र डायग्राम को देख लें, पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 20वां, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ये आपको तीसरे चैप्टर में है, एक बार देख लेना है। 21वां है, उभयधर्मी ऑक्साइड और थर्मिट अभिक्रिया को समझाइए। 21वां प्रश्न आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। 22वां प्रश्न है, संकलन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। ये चौथे चैप्टर के अंदर है। आप एक बार अच्छे से इस चैप्टर में संकलन अभिक्रिया को और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को अच्छे से, उसकी इक्वेशन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगला है 23वां 23 नंबर क्वेश्चन है, साबुन और अपमार्जक में जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो समझाना है। तो साबुन और अपमार्जक वाला क्वेश्चन भी 4 नंबर चैप्टर कार्बन वाले में आपको मिलेगा और इसको भी आपको एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। अभी तक हम यहाँ पर 23 क्वेश्चनों के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों का PDF भी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए PDF अवेलेबल करवा देंगे। इसके बाद में आगे 24 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। पक्का आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनका सामान्य सूत्र आपको पता होना चाहिए। CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, ये इन तीनों का सामान्य सूत्र होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर कौन सा आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण के बारे में बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम, इनके बारे में बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव में लिंग निर्धारण अथवा मेंडल का एकल संकरण व द्विसंकरण, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन पेपर के अंदर 100% देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से मानव में लिंग निर्धारण को और मेंडल का जो एकल संकरण का नियम है और द्विसंकरण है उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लें। इन दोनों में से एक आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगला 28वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समांतर क्रम जिसको पार्श्व क्रम भी कहा जाता है, संयोजन के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 29वां क्वेश्चन है, पीतल, कांसा और सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बनी है, यानी कि मिश्र धातुएं हैं। तो जो पीतल है, कांसा है और सोल्डर है, किन किन धातुओं से मिलकर बने हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण अथवा अवतल दर्पण के उपयोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
और आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आपको या तो इनके कोई भी दो उपयोग पूछ लिए जाएंगे या फिर इनका उपयोग देखकर आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा कि यह किसका उपयोग है, उत्तल दर्पण का है या फिर अवतल दर्पण का है। तो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। 31वां क्वेश्चन 100% पेपर में देखने को मिलेगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन से किसी न किसी ग्रंथि से किसी न किसी हार्मोन से जो कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। एक क्वेश्चन 100% आपको 20 मार्च के विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें और इसको हल्के में ना लें। अगला 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन है पादपों से स्रावित हार्मोन। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक प्रश्न अंतःस्रावी ग्रंथियों से और एक पादपों से स्रावित हार्मोन, दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अगर अंतःस्रावी ग्रंथियों से नहीं पूछा गया तो इतना श्योर हो जाइएगा कि पादपों से स्रावित हार्मोन से तो एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोनों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। अगर दोनों से नहीं पूछा जाता है तो इन दोनों में से किसी न किसी एक से तो आपसे पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है विद्युत वाले अध्याय से और प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन के अध्याय से आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल। आपको इन दोनों चैप्टरों से एक न्यूमेरिकल प्रकाश वाले चैप्टर से और एक न्यूमेरिकल विद्युत वाले चैप्टर से पेपर में देखने को मिल सकता है। मिल क्या सकता है, मिलेगा ही। और अगर हम प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन में बात करें तो लेंस की क्षमता से P बराबर 1/f यहाँ से न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आपको R बराबर 2f यानी कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, यहाँ से एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन है ऐच्छिक, अनैच्छिक व प्रतिवर्ती क्रिया। इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लें। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, अनैच्छिक क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है और किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन है आहार श्रृंखला व खाद्य श्रृंखला और पोषी स्तर। इन तीनों के बारे में एक बार आप पढ़ लें। इन तीनों में से आपसे आहार श्रृंखला की परिभाषा और इसका उदाहरण पूछा जा सकता है या फिर खाद्य श्रृंखला की परिभाषा, उदाहरण पूछा जा सकता है। पोषी स्तर का चित्र, इनसे तो परिभाषा पूछे जाने के चांस है और पोषी स्तर में से आपको पोषी स्तर का जो चित्र है वो पूछे जाने के पूरे चांस है। तो जो पोषी स्तर का जो आरेख है, जो चित्र है, आप इसको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें ओजोन परत के बारे में बताया गया है। ओजोन परत वाले टॉपिक को एक बार अच्छे से तैयार कर लें। ओजोन परत से होने वाले अपने दुष्प्रभाव और उसके अलावा ओजोन परत से संबंधित सारी बातें आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 ओम का नियम। ओम के नियम वाले क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें कि ओम का नियम क्या है और इसका जो भी फॉर्मूला है उसको भी आप एक बार अच्छे से तैयार कर लें। इसमें विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, V समानुपाती I, यानी कि विभवांतर के समानुपाती होती है और समानुपाती का सिंबल हटने पर एक नियतांक आता है R, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो एक बार ओम के नियम को अच्छे से तैयार कर लेना। क्वेश्चन 38वां है 100% पूछे जाने के चांस हैं कि खंडन, विखंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन किन जीवों में होता है। जीवों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं या आपसे ये पूछा जा सकता है कि पुनरुद्भवन के बारे में समझाइए या फिर प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन का चित्र बनाइए, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र बनाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है लोहे को जंग से बचाने के उपाय। संक्षारण के कारण लोहे, तांबे और चांदी पर जो परत बनती है उसका नाम बताइए, यानी कि रंग, किस से रंग की परत बनती है। जैसे लोहे पर भूरे रंग की परत बनती है, तांबे पर हरे रंग की परत बनती है, चांदी पर काले रंग की परत बनती है। और उसके साथ में लोहे को जंग से बचाने के उपाय।
40 नंबर क्वेश्चन है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ व अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, इनकी परिभाषा और उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है उपधातु पूछी जा सकती है आपसे, कोई दो उपधातुओं के उदाहरण दीजिए, या फिर आपके पास में ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन देकर वो बोल देगा कि उपधातु को छांटिए या निम्न में से कौन सी उपधातु है, सही उत्तर चुनिए। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अक्रिय गैस पूछी जा सकती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। तो एक बार अक्रिय गैस को अच्छे से याद कर लें। आवर्त सारणी हमारे चैप्टर में जो 5 नंबर चैप्टर था, पिछले साल के अनुसार अगर बात करें, इस बार वो 5वां चैप्टर नहीं है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, लेकिन उसकी जो बातें हैं वो लगभग हर चैप्टर में काम आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व का प्रतीक, उसका परमाणु क्रमांक एक बार अच्छे से देख लेना है कि प्रतीक चिन्ह क्या है, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। परमाणु क्रमांक मतलब वो आवर्त सारणी में कितने नंबर पर उपस्थित है, मौजूद है। 42 नंबर क्वेश्चन है, इसके पूछे जाने के पूरे चांस हैं। अयस्क किसे कहते हैं? तांबे के परिष्करण की विद्युत अपघटनी विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो अयस्क किसे कहते हैं और तांबे के परिष्करण की जो विद्युत अपघटनी विधि है उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो 42 नंबर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से तैयार कर लें। अगला 43 नंबर क्वेश्चन है, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म। ये 4 नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कर लें कि एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म क्या है। उसके अलावा 44 नंबर क्वेश्चन है, अपोहन के बारे में एक बार अच्छे से देख लेना है, और रंध्र का जो क्वेश्चन है उसको एक बार अच्छे से देख लेना है। रंध्र क्या है, रंध्रों के प्रमुख कार्य, खुला रंध्र और बंद रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाशानुवर्तन और स्पर्शानुवर्तन। इसको एक बार अच्छे से देख लें कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, स्पर्शानुवर्तन क्या है, छुई मुई का पादप से संबंधित, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 50 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर 45 क्वेश्चन लास्ट है, क्योंकि 5 प्रश्न हमने आपके लिए रखे हैं। हम उन 5 प्रश्नों को आपके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पिन कर देंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर अपने सभी दोस्तों तक शेयर करते हो, वीडियो को भरपूर लाइक करते हो, प्यार देते हो, वैसे हमें पता है कि आप सभी विद्यार्थियों का प्यार हमारे लिए सदैव है और लगातार बना रहेगा। फिर भी अगर आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक भेजेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा, और आगे जो आने वाले पेपर हैं उनके लिए हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेंगे और प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जिससे ज़्यादा मात्रा में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएं और आपको जिसका भरपूर फ़ायदा मिल सके। अभी जैसे ही विज्ञान का पेपर हो जाएगा, विज्ञान का पेपर होने के बाद में हम आपके लिए मैथ्स यानी कि गणित का भी वीडियो लाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा और आप देखोगे कि वहाँ पर भी ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन चाहिए या फिर आपको इस वीडियो के 45 प्रश्नों का PDF चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। हम आपके लिए इस वीडियो के सॉल्यूशन का वीडियो भी बना देंगे, और सॉल्यूशन का वीडियो बनाने से पहले अगर आपको PDF चाहिए होगा तो PDF भी आपके लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने पूरे दिल से इस वीडियो को देखा होगा, और अच्छे प्रकार से आप इन प्रश्नों को तैयार करेंगे और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो आपके लिए हमारा ये जो प्रयास है वो लगातार ऐसे ही बना रहेगा, और आप सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि अच्छे अंक 80 में से 80 नंबर आप लेकर आएँ और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इन 45 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो कि मैं कमेंट बॉक्स में डालने वाला हूँ, उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिले। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।